नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पर जीत ना पाने वाले विपक्ष की एक पुरानी आदत रही कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं उससे पहले ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहा है, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो ईवीएम और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है। इस बार भी कांग्रेस ने 4 जून को चुनाव के नतीजों के आने से पहले यही नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहा है। सब कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे हैं। इन गंभीर आरोपों पर जब इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश से सबूत मांगे तो इस पर जयराम रमेश ने कह दिया कि थोड़ा टाइम चाहिए। अरे बॉस, आरोप लगाते वक्त टाइम नहीं चाहिए? कि अमित शाह फोन करके डीएम को धमका रहे हैं, इसके लिए टाइम नहीं चाहिए? पहले वेरीफाई करते। और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बताओ किसको धमकाया अमित शाह ने, किसको हड़काया है, तो कह रहे हैं टाइम चाहिए। पहले सबूत इकट्ठे करते ना, तब आरोप लगाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर लोग भी पूछ रहे हैं कि कब तक कांग्रेस का यही पुराना और घिसा पिटा ईवीएम वाला नाटक चलेगा बॉस। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन कांग्रेस को माफ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल 1 जून को एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2 जून को आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों यानी डीएम को फोन करके धमकाया है। जयराम रमेश के मुताबिक देश के 150 जिला अधिकारी गृह मंत्री के दबाव में। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश से उन 150 जिला अधिकारियों की बकायदा लिस्ट मांगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को आज शाम 7 बजे तक का समय भी दिया था। अब जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश की मांग खारिज कर दी और कहा कि अगर जवाब नहीं दिया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लास्ट जब सूत्रों से बात हुई थी तब तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी तक तो जयराम रमेश का जवाब आया नहीं, अभी आ गया हो तो पता नहीं। यानी अब जयराम रमेश अपने ही आरोपों में फंस गए। पहले आप सुनिए कि जयराम रमेश किस तरह गृह मंत्री अमित शाह और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वो सख्त तेवर भी दिखाऊंगा जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। बॉस, इन लोगों ने ना देश का तमाशा बना के छोड़ दिया है। अगर सबूत है तो दीजिए सीधा, और नहीं है तो चुप बैठिए। ईवीएम हैक का सबूत नहीं दे पाए, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, वहां नहीं साबित कर पाए, अब डीएम पे आ गए। पहले ईवीएम हैक होता था, अब डीएम हैक हो रहा है। जयराम रमेश ने 150 डीएम को फोन करने का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने इस आरोप की हवा निकाली। चुनाव आयोग ने कहा कि कभी वोटर लिस्ट खराब होने की बात, कभी ईवीएम खराब होने की बात, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पर आदमी नहीं है जैसे आरोप, और अब 150 डीएम से बात करके चुनाव प्रभावित करने का आरोप। ये क्या चल रहा है देश में? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। सुनिए चुनाव आयुक्त को, फिर आपको एक एक नियम समझाता हूं कि कैसे काउंटिंग होती है और क्या होता है और उसमें गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है? देश में कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे, हम उसको सजा देंगे। हम उसे बताना चाहिए कि किसने किया, काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। इलेक्शन कमीशन 7 दिन बाद जयराम रमेश पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जयराम रमेश के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि इलेक्शन में ईवीएम हैक नहीं। आप कह रहे हो ना कि डीएम के जरिए जो है डीएम को हड़काया जा रहा है, मतलब ईवीएम में जो वोटिंग वगैरह हुई वो तो क्लियर है। ईवीएम पे नजर रख रहे हो, काउंटिंग सेंटर पे नजर रख रहे हो, स्टोर रूम पे नजर रख रहे हो, इसका मतलब ईवीएम में अभी तक जो वोट पड़े हैं वो सब ठीक है। ईवीएम में कोई चिप नहीं है कि आप वोट डालते हो किसी को जाता किसी और को है, ये तो आपने मान लिया। आप कह रहे हो डीएम को प्रभावित करके जो है ईवीएम में नतीजे बदले जा सकते हैं।
अब मेरा एक सवाल है, ईवीएम को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ईवीएम को क्लीन चिट दिया। अब आते हैं डीएम पर। क्या लॉजिकली सोचिए कि डीएम को धमकाकर चुनाव के नतीजे आ सकते हैं क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं कि डीएम से जो लोग कह रहे हैं जिलाधिकारी को प्रभावित करके चुनाव जीते जाते, देश में अगर आप देखेंगे, देश में कुल जिलाधिकारी कितने हैं? डीएम, देश में कुल जिलाधिकारी जो हैं वो हैं 806, 806। और कांग्रेस, आप ये बताइए कि 150 को मान लीजिए फोन कर दिया, तो बाकी के जो हैं करीब करीब 650, वो 650 डीएम जो हैं वो तो आपकी तरफ होंगे फिर। अच्छा, कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, मुझे ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है आज की डेट में, और हिमाचल में। इन तीनों राज्यों में तो डीएम प्रभावित नहीं होगा, आपकी सरकार है। और यहां 76 डीएम है, 76 डीएम इन तीनों को मिला लीजिए, तो 76 डीएम ये तो प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों जगह कांग्रेस को एकदम बंपर वो वोट आना चाहिए। और मुझे यह भी बताइए कि अगर डीएम को प्रभावित किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या कांग्रेस ने इन 76 डीएम को प्रभावित किया हुआ है? आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बेसिक सा लॉजिक कि अगर डीएम को प्रभावित करके चुनाव जीते जा सकते हैं तो एक बार जिसकी सरकार आ गई दूसरे के आने ही नहीं देगा फिर तो वो, भाई उसकी सरकार है, वो डीएम प्रभावित करेगा फिर जीतेगा, फिर डीएम प्रभावित करेगा फिर जीतेगा, फिर डीएम प्रभावित करेगा फिर जीतेगा। तो कैसे कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार आ गई? कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी, कैसे बीजेपी हारी? हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, कैसे बीजेपी हारी? वहां के डीएम ने काम नहीं किया ढंग से। बॉस क्या कर रहे हो आप लोग? देश कहीं आपके दिमाग में है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं। और मुझे लगता है ये लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीचे का कार्यकर्ता है ना बॉस, वो इन नेताओं से सवाल ना पूछे कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम क्या नेतृत्व कर रहे हो जी कि हमारी पार्टी हार रही है। इस सवाल से बचने के लिए ये लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं ताकि भाई चुनाव आएगा, नतीजे आएंगे, सरकार किसी की भी बनेगी, वो सरकार चलेगी। लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है वो विद्रोह ना कर दे, वो बगावत ना कर दे, वो इन नेताओं से सवाल ना पूछ ले, ये तुम हटो, तुमसे नहीं हो पा रहा, हमको मौका दो। इसलिए ये लोग ये सब करते हैं। कांग्रेस के इस फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने के लिए आज आपको वोटों की गिनती करने की पूरी प्रोसेस बताता हूं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना असंभव काम है और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर कोई प्रेशर नहीं है। दरअसल वोटों की गिनती जिला मुख्यालय के काउंटिंग स्टेशन पर बहुत से लोगों के सामने होती है। अब एक एक चीज समझिए, काउंटिंग होती कैसे। सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट देखिए जो काउंटिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। इसमें एक आरओ होता है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर। आमतौर पर जिलाधिकारी यानी जिला कलेक्टर ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। वोटों की काउंटिंग की पूरी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। दूसरे नंबर पर सीएस यानी काउंटिंग सुपरवाइजर और सीए यानी काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं। ये दोनों अधिकारी वोटों की गिनती करते हैं। तीसरी कैटेगरी में सभी उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट होते हैं। ये लोग वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के माथे पे खड़े रहते हैं बॉस। उनके सामने वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है वो हो रही होती है। किसी भी पार्टी का वहां पर एजेंट मौजूद रहता है। इन सभी लोगों को चुनाव आयोग से मिले आईडी कार्ड दिखाने के बाद अंदर एंट्री मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी केंद्रीय राज्य मंत्री की भी एंट्री नहीं हो सकती। अगर कोई मंत्री चुनाव का उम्मीदवार है तो ही रिटर्निंग अधिकारी की इजाजत से अंदर जा सकता है। इसके अलावा काउंटिंग स्टेशन के बाहर तैनात पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान भी बिना रिटर्निंग अधिकारी के परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता देता हूं कि काउंटिंग के समय कौन व्यक्ति कहां बैठता है, इसे लेकर भी चुनाव आयोग के बड़े सख्त नियम हैं। वोटों की गिनती एक बड़े हॉल में होती है, इसलिए एक ही हॉल में 15 अलग अलग टेबल लगाई जाती है। किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर काउंटिंग हॉल में 15 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जा सकती। इसमें 14 टेबल पर 2-2 काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट बैठते हैं। इनके पास उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं। इसके अलावा एक और टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लगी हुई होती है, जिसकी देखरेख में वोटों की काउंटिंग होती है। एक एक चीज डिफाइंड है बॉस। और 15 टेबल की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है, क्यों गड़बड़ी नहीं हो सकती, आपको यह बताता हूं, समझिए इस बात को। जैसे अगर आप देखेंगे, एक टेबल किसका लगा, एक टेबल लगा आरओ का, यह टेबल है, टेबल नंबर 1 रिटर्निंग ऑफिसर का टेबल लगा। इसके बाद 14 टेबल लगते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऐसे 14 टेबल लगते हैं। 1 से शुरू होकर 14 तक टेबल लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 7 8, यहां 7, यहां 8, यहां 9, ये 10 11 12 और 13 14 टेबल लगते हैं। इस पे बैठता कौन है हर टेबल के पास? यहां पे सीएस बैठता है, काउंटिंग सुपरवाइजर, और यहां पर सीए बैठता है, सीए काउंटिंग असिस्टेंट, और यहां पर ईवीएम रखी रहती है टेबल पे, उसको गिनते हैं। यहीं पर ये देखिए हर टेबल के पास यहां हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी खड़ा रहता है, पोलिंग एजेंट खड़ा रहता है। वो यहां से एकदम आंख गड़ा के देख रहा होता है कि किस ईवीएम में क्या चल रहा है। हर टेबल के पास पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट खड़ा रहता है। कैसे गड़बड़ी हो जाएगी बॉस? और जैसे ही एक राउंड पूरा होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा घोषित करता है, जिसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर की टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले से किसी को नहीं पता होती कि कौन किस टेबल पर बैठेगा। सेटिंग होने का कोई चांस ही नहीं। अब यह भी समझिए कि वोटों की गिनती कैसे होती है। इसके लिए काउंटिंग वाले दिन हॉल में मौजूद सभी लोगों के सामने स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाले जाते हैं, यानी जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है, जिसको सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे थे, वो सबके सामने निकलता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां पर होता है। यह ईवीएम वोटिंग पूरी होने के पोलिंग के बाद पोलिंग स्टेशन से जिला हेडक्वार्टर्स के ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दिए जाते हैं। ईवीएम मशीनों को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में काउंटिंग टेबल पर खोला जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बॉक्स और कंट्रोल यूनिट के सीरियल नंबर का मिलान होता है ताकि यह चेक किया जा सके कि बॉक्स और कंट्रोल यूनिट में कोई अदला बदली तो नहीं हो गई। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट में चुनाव का ड्यूरेशन और तारीख को भी मैच किया जाता है। यह देखा जाता है कि चुनाव जितने देर चला उतने ही देर ईवीएम ऑन रहा। सारी मैचिंग और डिटेल्स नोट करने के बाद रिजल्ट बटन दबाया जाता है, जिसे सभी प्रत्याशी उनके प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है कि देखो रिजल्ट दबाए और देखो मशीन में क्या नंबर आए। इन सभी लोगों के सामने ही काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट वोटों की गिनती करते हैं। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है। पोस्टल बैलेट की गिनती एक अलग टेबल पर होती है। इस पर एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रहता है। और सारे वक्त पूरी प्रक्रिया में जो मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि जितनी देर ये पूरी काउंटिंग चलती है, ये अंदर लोग मौजूद रहते हैं, पोलिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं। सारे टेबल पर एक एक पोलिंग एजेंट हर पार्टी का, कांग्रेस का, सपा का, बीजेपी का, सबका मौजूद रहता है। और उससे भी बड़ी बात, बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और इसका टेलीकास्ट बड़ी सी स्क्रीन पर बाहर हो रहा होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अंदर छुपा हुआ कुछ। कैसे हो जाएगा यार? इसीलिए आपको यह प्रक्रिया जाननी बहुत जरूरी थी।